Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is regulation of electrolytes, sodium, potassium, calcium, and phosphorus. Control of extracellular fluid. सबसे पहले हम किसका कंट्रोल पढ़ने लगे हैं? सोडियम का, रेगुलेशन ऑफ सोडियम. ठीक है. कंट्रोल ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ऑस्मोलैरिटी एंड सोडियम कंसंट्रेशन. Regulation of extracellular fluid, osmolarity, and sodium concentration are closely linked because sodium is the most abundant ion in the extracellular compartment. जो ECF की osmolarity है वो sodium concentration के साथ closely link है because sodium ion is the most abundant ion which is found in the ECF. ठीक है. एक्स्ट्रा फ्लूइड में आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जिस आयन की मिलेगी वो होगा सोडियम. प्लाज्मा में सोडियम की कितनी कंसंट्रेशन, कितनी अमाउंट होती है? 140 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है. और नॉर्मली ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? अबाउट 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर. ये नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी है. ठीक है. अबाउट 300 प्रिसाइजली वी से इट इज़ 295, लेकिन आपने जो राउंड वर्ड याद रखनी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर. Mechanisms involved in sodium regulation. The osmoreceptors in the ADH system. उसके बाद है थ्रस्ट मैकेनिज्म. ये दो मैकेनिज्म्स हैं जो कि सोडियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं. कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल जिस्म के अंदर पानी की डेफिशिएंसी होगी, वाटर डेफिसिट हुआ है. ठीक है. इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलैरिटी. जब जिस्म के अंदर पानी की कमी होगी, ठीक है, प्लाज्मा में पानी की कमी होगी, तो ECF की जो ऑस्मोलैरिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी. जब ECF की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी तो ऑस्मो रिसेप्टर्स उसे डिटेक्ट करेंगे. इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी को ऑस्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे. ठीक है. डिटेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? इंक्रीज ADH सिक्रीशन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी. जब ADH की सिक्रीशन इंक्रीज होगी तो वो ADH किस जगह पे जा रहा होता है? डायरेक्टली इनटू द ब्लड और आवर प्लाज्मा. ठीक है. तो प्लाज्मा के अंदर ADH की सिक्रीशन इंक्रीज होगी. जब प्लाज्मा के अंदर ADH की सिक्रीशन इंक्रीज होगी वो जाके किडनीज पे इफेक्ट करेगा. किडनीज के किस पार्ट पे? डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स पे. इंक्रीज वाटर परमेबिलिटी इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स. ठीक है. जब पानी की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा? एक्सक्रीशन उसकी कम हो जाएगी. इन टर्न क्या होगा? जो डेफिसिट है वो पूरा हो जाएगा. ठीक है. और जब पानी की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है, पानी के जो जिस्म के अंदर पानी की कमी है वो पूरी होगी तो वो क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल पे आएगी. ऑस्मोलैरिटी जब नॉर्मल पे आएगी तो ऑस्मो रिसेप्टर्स फिर ADH को मजीद सिक्रीशन नहीं करवाएंगे. ठीक है ना. यहाँ तक समझ आ गई? टू अदर स्टिमुलाई इंक्रीज ADH सिक्रीशन. कौन से और स्टिमुलस हैं जो ADH की सिक्रीशन? एक तो मैंने आपको बताया कि ऑस्मोलैरिटी है. ठीक है ना. जिस वक्त ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी ऑस्मो रिसेप्टर्स उसे डिटेक्ट करेंगे और ADH की सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाएगी. दूसरे नंबर पे डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर. जब आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज होगा वो भी ADH की सिक्रीशन को इंक्रीज करवाता है. उसके बाद डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम. इसके अलावा जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना, हमारे ब्लड का नॉर्मली जितना वॉल्यूम होता है अगर वो कम होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा? ADH की सिक्रीशन इंक्रीज होगी. रेगुलेशन ऑफ ADH सिक्रीशन. इधर लिखे हुए हैं कौन से फैक्टर ADH की सिक्रीशन को इंक्रीज करवाते हैं और कौन से फैक्टर ADH की सिक्रीशन को डिक्रीज करवाते हैं. जो फैक्टर्स ADH की सिक्रीशन को इंक्रीज करवा रहे हैं उनमें से मैंने आपको पहले बताया कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है, ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो जाए या ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ये तीनों चीज़ें
क्या करवाती हैं, एडीएच की सिक्रीशन इंक्रीज करवाती हैं। उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो एडीएच की सिक्रीशन इंक्रीज करवाएंगी, नाउजिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी टिश्यू लेवल पे जिसे जिसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। उसके बाद कुछ ड्रग्स हैं, कुछ मेडिसिन है, मॉर्फिन, निकोटीन एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड। ये वाली जो चीज़ें हैं ये क्या करेंगी, एडीएच की सिक्रीशन को इंक्रीज करवाएंगी। और वो फैक्टर्स जो एडीएच की सिक्रीशन को डिक्रीज करवा रहे हैं, उसमें डिक्रीज प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी। जब प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी, प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी कब डिक्रीज होगी, जब जिस्म के अंदर जो नॉर्मल फ्लूइड है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मा के अंदर फ्लूइड की मिकदार ज़्यादा होगी, प्लाज्मा यानी कि कंसनट्रेटेड नहीं होगा, ठीक है ना, एज उसकी कंसनट्रेशन कम होगी, पतला होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी। तो जब ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी, ऑस्मो रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देगी। जब ऑस्मो रिसेप्टर इनहिबिट होंगे तो एडीएच की सिक्रीशन भी रुक जाएगी। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एडीएच की सिक्रीशन डिक्रीज होगी। जब डिक्रीज होता है तो इंक्रीज होती है, जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एडीएच की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर एडीएच सिक्रीट होगा तो उसने वाटर की रिटेंशन करवानी है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। जब ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल पे आ जाता है तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एडीएच की सिक्रीशन को रोक दिया जाता है। उसके बाद इंक्रीज ब्लड प्रेशर आल्सो डिक्रीजेज एडीएच सिक्रीशन। कुछ ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, क्लोनिडीन, ठीक है, हेलोपेरिडोल, ये भी क्या करवाती हैं, एडीएच एक्सक्रीशन को डिक्रीज करवा रही हैं। उसके बाद है रोल ऑफ थ्रस्ट इन कंट्रोलिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ऑस्मोलैरिटी एंड सोडियम कंसंट्रेशन। यानी कि प्यास का ईसीएफ को कंट्रोल करने में, ठीक है, और ऑस्मोलैरिटी को कंट्रोल करने में और सोडियम को कंट्रोल करने में क्या रोल है। थ्रस्ट का इन ईसीएफ, ऑस्मोलैरिटी और सोडियम कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने में क्या रोल है, वो हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। फ्लूइड इनटेक इज रेगुलेटेड बाय the thrust mechanism, which together with the osmoreceptors ADH mechanism maintains the precise control of ECF extracellular fluid osmolarity and सोडियम कंसंट्रेशन, ठीक है। जब फ्लूइड इनटेक करेंगे थ्रू थ्रस्ट मैकेनिज्म, वो किसके साथ मिलके काम कर रही होती है, ओस्मो रिसेप्टर्स के साथ मिलके। ओस्मो रिसेप्टर ने एक तो थ्रस्ट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करना है, दूसरा एडीएच को रिलीज करवाना होता है, ठीक है। दोनों क्या कर रहे होते हैं कि ईसीएफ फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी को और सोडियम कंसंट्रेशन को देख रहे होते हैं। क्योंकि अगर सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ओस्मो रिसेप्टर्स उसे डिटेक्ट करेंगे और प्यास ज़्यादा लगेगी। जब सोडियम कंसंट्रेशन कम होगी है तो प्यास कम लगेगी, ठीक है ना। क्योंकि जब सोडियम कंसंट्रेशन कम हुई है दैट मीन्स जिस्म के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, यानी कि ऑस्मोलैरिटी कम हो गई है, ठीक है ना। मैनी ऑफ द सेम फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट Many of the same factors that stimulate ADH secretion also increase thirst, which is defined as the conscious desire for water. इसी तरह के कुछ स्टिमुलाई हैं जो कि एडीएच की सिक्रीशन को भी इंक्रीज कर रहे हैं और साथ में थ्रस्ट को भी स्टिमुलेट करते हैं, थ्रस्ट सेंटर को भी स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्शियस डिजायर फॉर वाटर इनटेक, ठीक है। जब भी थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होगा तो आपका दिल करेगा, आपका आपके अंदर एक जो डिज़ायर होगी पानी पीने की, ठीक है ना, यानी कि आपको प्यास लगी और आप पानी पिएंगे। स्टिमुलाई फॉर द थ्रस्ट, कौन से स्टिमुलाई हैं थ्रस्ट के लिए, इंक्रीज ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी, जब भी ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, ठीक है ना, लीडिंग टू इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन इन द थ्रस्ट सेंटर। जब ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, ठीक है ना, तो जो सेल के अंदर पानी होता है, ठीक है ना, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाई ऑस्मोलैरिटी की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि थ्रस्ट सेंटर में भी वही काम होगा। वो क्या करेगा, स्टिमुलेट द थ्रस्ट सेंटर। जब ये काम होगा तो उससे क्या होगा, थ्रस्ट सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा।
ECF की osmolarity बढ़ी, ठीक है, intracellular dehydration in the thrust center which will stimulate the thrust center, decrease in ECF volume and arterial pressure। उसके बाद ECF का जो वॉल्यूम है अगर वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, या आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाए, ये भी थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 इज आल्सो स्टिमुलेटेड बाय द हाइपोवोलेमिया एंड लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये भी क्या करेगा, थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद अगर ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द एसोफेगस, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बात करते करते अगर मुंह खुश्क हो जाए, ठीक है, एसोफेगस में जो म्यूकस है उसकी ड्राइनेस हो जाए, तब भी ये एक स्टिमुलस होगा, मेरा दिल करेगा कि मैं पानी पीऊँ, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड फ्रेंजियल स्टिमुलाई इन्फ्लुएंसेस थ्रस्ट, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और फ्रेंजियल स्टिमुलस भी होते हैं थ्रस्ट के लिए, यही सेम मैकेनिज्म के थ्रू। थ्रेशोल्ड फॉर द osmolar stimulus of drinking, when the sodium concentration increases only about 2 milliequivalent per liter above the normal। मैंने आपको बताया कि नॉर्मल कितनी है, 140 टू 145 मिलीक्विलेंट पर लीटर है, ठीक है। अगर ये कंसंट्रेशन 2 मिलीक्विलेंट बढ़ जाए नॉर्मल से, ठीक है, द थ्रस्ट मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड काजिंग अ डिजायर टू ड्रिंक वाटर, दिस इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फॉर द ड्रिंकिंग। कि अगर इससे ज़्यादा सोडियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल से 2 मिली इक्विवेलेंट अगर बढ़ जाए, ठीक है, तो causing a desire to drink water, it will cause a desire to drink water। गोहर अपना माइक ऑफ करो। यहाँ तक समझ आ गई है? उसके बाद रोल ऑफ एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन इन कंट्रोलिंग ECF osmolarity एंड सोडियम कंसंट्रेशन। एंजियोटेंसिन का क्या रोल है और एल्डोस्टेरोन का क्या रोल है किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ECF को, osmolarity को और सोडियम कंसंट्रेशन को। यानी कि इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन का क्या रोल है। ECF को, osmolarity को और सोडियम कंसंट्रेशन को एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन किस तरह कंट्रोल करेंगे। लो सोडियम इनटेक लीडिंग टू इंक्रीज एल्डोस्टेरोन एंड एंजियोटेंसिन 2 सेक्रेशन, ठीक है। जब भी सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन 2 की सेक्रेशन बढ़ जाएगी, विच विल स्टिमुलेट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनी, ठीक है ना। इससे क्या होगा, किडनी से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इनटेक कम हुई, उस इनटेक ने क्या किया है कि स्टिमुलेट किया है एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन 2 की सेक्रेशन को, और इन एल्डोस्टेरोन ने काम क्या करना है, उसने जाके किया है कि स्टिमुलेट द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। उसने जो सोडियम यूरिन के थ्रू बाहर यानी कि ज़ाया हो रहा है उसको कंजर्व करना स्टार्ट कर दिया ताकि जिस्म के अंदर सोडियम की कमी ना हो। हाई सोडियम इनटेक लीडिंग टू डिक्रीज एल्डोस्टेरोन एंड एंजियोटेंसिन 2। जब हम सोडियम को ज़्यादा इनटेक करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, वो इनहिबिट करेगा एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन 2 की सेक्रेशन को। जब इन दोनों की सेक्रेशन को इनहिबिट करेगा तो सोडियम की एक्सक्रीशन जो होगी यूरिन के थ्रू वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनटेक ज़्यादा हो रही है तो एक्सक्रीशन भी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है। रेगुलेशन ऑफ पोटाशियम। अब हम बात करेंगे पोटाशियम की। पोटाशियम की रेगुलेशन कैसे होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटाशियम कंसंट्रेशन इज अबाउट 4.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ECF के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 4.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मोर देन 98% इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी कि 98% से ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होती है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर होती है, ठीक है, और ECF में ओनली 2%, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी है, जो ECF में ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वो किस आयन की होगी, सोडियम आयन की।
आईसीएफ में इंट्रासेलुलर फ्लूइड में किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? पोटाशियम की, ठीक है। ईसीएफ में सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 140 टू 145 मिली इक्विवेलेंट। और इसी तरह उसको अगर इंट्रासेलुलरली देखेंगे तो ऑलमोस्ट इतनी ही होती है कि 4.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन। लेकिन अगर हम पोटाशियम की बात करें तो सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन सिर्फ कितनी होती है? 4.2 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर। बाकी सारा किस जगह पे होता है? इंट्रासेलुलर, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ balance between intake and output of potassium depends primarily on excretion by the kidneys because the amount excreted in the feces is only 5 to 10% of the potassium intake। यानी कि जो पोटाशियम की मेंटेनेंस है, ठीक है, उसके बैलेंस जो है वो मेनली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? किडनी की एक्सक्रीशन पे। क्योंकि मेनली किडनी से जो पोटाशियम एक्सक्रीट होता है, फीसिस के थ्रू ओनली 5 to 10% जो पोटाशियम हमने इनटेक किया होता है वो एक्सक्रीट होता है। तो मेनली इसको हैंडल कौन सी चीज़ कर रही होती है? किडनी, ठीक है। Redistribution of potassium between the intracellular and extracellular fluid compartments provides a first line of defense against changes in ECF potassium concentration। यानी कि जब भी ECF में पोटाशियम कंसंट्रेशन चेंज होगी तो पोटाशियम की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी बिटवीन इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। यानी कि सेल से बाहर आ सकता है जब भी, यानी कि कंसंट्रेशन कम होगी तो पोटाशियम सेल से बाहर आ जाएगा और उसको मेंटेन कर लेगा, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसको दोबारा नॉर्मल पे ले जाएगा। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है। रेगुलेशन ऑफ इंटरनल पोटाशियम डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है? इंसुलिन स्टिमुलेट्स द पोटाशियम अपटेक इनटू द सेल। इंसुलिन अगर हम किसी बंदे को देते हैं आईवी, ठीक है ना, उससे क्या होगा? इंसुलिन आईवी नॉर्मली नहीं देते। बाज़ औक़ात जब किसी बंदे में हाइपरकलीमिया हो, ठीक है, और हाइपरकलीमिया हमेशा अरिथमिया कॉज करवाता है, ठीक है, उस कंडीशन में बंदे को ड्रिप में डाल के, ठीक है ना, इन्फ्यूजन के थ्रू इंसुलिन दी जाती है ताकि पोटाशियम की अपटेक इंक्रीज हो सके। या कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें शुगर जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट में। तो उस कंडीशन में भी उसको आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू इंसुलिन दी जा सकती है, ठीक है। इंसुलिन स्टिमुलेट्स द पोटाशियम अपटेक इनटू द सेल। इंसुलिन की वजह से क्या होगी? जो पोटाशियम है वो सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर से सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह ईसीएफ में पोटाशियम की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम हो जाएगी। उसके बाद है जी एल्डोस्टेरोन इंक्रीज पोटाशियम अपटेक इनटू द सेल्स। एल्डोस्टेरोन भी क्या करवाता है? पोटाशियम की अपटेक को ज्यादा करवाता है। किस साइड पे? इनटू द सेल, यानी कि सेल के अंदर उसकी अपटेक को ज्यादा करवा रहा है। बीटा एडर्जिक स्टिमुलेशन इंक्रीजेस सेलुलर अपटेक ऑफ पोटाशियम एंड काजेज हाइपोकैलीमिया। यानी कि इसने भी यही काम करना है कि सेल पोटाशियम को ईसीएफ से सेल के अंदर लेके जाना है। जब ईसीएफ से सेल के अंदर लेके जाएगी, जब ज़्यादा लेके जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बीटा एडर्जिक अगर किसी को मेडिसिन दी है, ठीक है, या कि किसी भी वजह से उसकी स्टिमुलेशन ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपोकैलेमिया हो सकता है, जिस्म के अंदर पोटाशियम की, यानी कि ईसीएफ के अंदर पोटाशियम की कमी हो सकती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस increases extracellular potassium concentration means hyperkalemia। Hyper means increase, kalemia means potassium, emia, emia means in the blood, ठीक है, ब्लड के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी विच विल काज हाइपरकैलेमिया। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस उसके अपोजिट है, डिक्रीजेज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोटाशियम कंसंट्रेशन लीडिंग टू हाइपोकैलेमिया। एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया हो रहा है और अल्कलोसिस में क्या हो रहा है? हाइपोकैलेमिया।
एसिडोसिस में क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम की कंसंट्रेशन वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन अल्कलोसिस में एक्स्ट्रा सेलुलर पोटाशियम की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हाइपो मीन्स कम, कैल मीन्स पोटाशियम एंड ईमिया मीन्स ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन कम हो गई है। सेल लाइसिस causes increased extracellular पोटाशियम कंसंट्रेशन लीडिंग टू हाइपरकैलेमिया। सेल लाइसिस किस तरह हाइपरकैलेमिया काज करवाएंगे, मैंने अभी भी आपको बताया है कि सेल के अंदर मोर देन 98% जो पोटाशियम है वो इनसाइड द सेल होता है। जब सेल रप्चर होगा किसी वजह से, ठीक है ना, यानी कि क्रश इंजरीज की वजह से या बर्न की वजह से अगर सेल रप्चर हो गया, ठीक है, वो रप्चर होगा तो ऑफ कोर्स जो सेल के अंदर पोटाशियम है वो भी रिलीज होगा। वो पोटाशियम जब ब्लड के अंदर आएगा तो आप खुद हिसाब लगाओ कि नॉर्मली कितना होता है 2%, और वो जो 98% जितने सेल्स रप्चर होंगे वो सारा पोटाशियम किस साइड पे आएगा, एक्स्ट्रा सेलर पोटाशियम कंसंट्रेशन उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी सेल्स के बाहर जब आएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जब एक्स्ट्रा सेलर पोटाशियम कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी हाइपर कैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, और हाइपर कैलेमिया हो या हाइपोकैलेमिया हो, दोनों चीजें क्या काज करवाती हैं, एरिथमिया। ठीक है, इसलिए ना हाइपोकैलेमिया अच्छा है और ना ही हाइपर कैलेमिया अच्छा है, ओनली यू कैलेमिया इज बेस्ट। ठीक है ना, यूकेलेमिया का मतलब होता है पोटाशियम की नॉर्मल कंसंट्रेशन। Strenuous exercise can cause hyperkalemia by releasing potassium from the skeletal muscle। जब बंदा बहुत यानी कि हैवी एक्सरसाइज करता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, मसल्स की ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, जब मसल्स की ब्रेक डाउन होगी तो ऑफ कोर्स जो उन सेल्स के अंदर पोटाशियम होगा वो बाहर रिलीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा। ठीक है, increased extracellular fluid osmolarity causes redistribution of potassium from the cells to extracellular fluid। जब भी extracellular fluid की osmolarity increase होगी causes redistribution of potassium from cell to the ECF। उसकी वजह से क्या होगा कि सेल से पोटाशियम बाहर आएगा, बिकॉज फ्लूइड बिकॉज वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल लीविंग पोटाशियम बिहाइंड। क्योंकि जो पानी होता है, जिस वक्त ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो उस ऑस्मोलैरिटी को दोबारा नॉर्मल करने के लिए जिस्म का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि आपको पता है कि वाटर मूव्स टूवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन, जिस वक्त जिस साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस साइड को मूव करेगा, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन किस वजह तो होगी जब सोडियम की मिकदार ईसीएफ में बढ़ेगी। और आपको एक लफ्ज़ मैंने पहले बताया हुआ है कि वाटर उसी तरफ मूव करेगा जिस तरफ सोडियम ज़्यादा होगा, और जिस जब वाटर बाहर मूव करेगा पोटाशियम भी उसके साथ बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि ऑलमोस्ट पोटाशियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाती है, लेकिन फिर भी ईसीएफ में ऑस्मोलैरिटी की वजह से पोटाशियम की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है। ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ पोटाशियम फिल्ट्रेशन इज अबाउट 756 मिली इक्विवेलेंट पर डे, पूरे दिन के अंदर। ठीक है ना, पूरे दिन के अंदर जो पोटाशियम फिल्टर होता है वो कितना होता है, 756 मिली इक्विवेलेंट पर डे। ठीक है, जीएफआर नॉर्मली कितना होता है, 180 लीटर पर डे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्लाज्मा पोटाशियम 4.2 मिली इक्विवेलेंट पर डे। प्लाज्मा के अंदर जो पोटाशियम है वो कितना है, 4.2 मिली इक्विवेलेंट पर डे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 756 मिली इक्विवेलेंट पर डे। इतना जो पोटाशियम है वो रोजाना फिल्टर होता है। ठीक है, दिस रेट of filtration is usually relatively constant because of the auto-regulatory mechanism for GFR। यानी कि ये रेट जो है ना फिल्ट्रेशन का, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है बिकॉज ऑफ ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ जीएफआर। क्योंकि जब भी ब्लड प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो तो हमारा जो सिस्टम है वो कोशिश करता है कि जीएफआर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। ठीक है ना, जब कम होगा तो वो कुछ मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाएंगे, उसकी वजह से जो जीएफआर है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तब भी कुछ मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी वो दोबारा जीएफआर को नॉर्मल पे ले आएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से ये वाली जो अमाउंट है ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहती है।
The most important site for the for regulating potassium excretion are principal cells of the late DCT, यानी कि लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के जो प्रिंसिपल सेल्स हैं, ठीक है, एंड कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। लेट डीसीटी और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के जो प्रिंसिपल सेल्स हैं वो क्या है, वो इसकी एक्सक्रीशन को हैंडल करते हैं, ठीक है। व्हेन पोटेशियम इनटेक इज लो, द secretion rate of potassium in distal and collecting tubules decreases। पोटाशियम इनटेक अगर हम कम हो रही है, ठीक है ना, तो secretion rate of potassium in the distal and collecting tubule decreases। तो इसकी जो secretion है, यानी कि जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर इसकी सिक्रीशन है, जो फिल्ट्रेट बाद में यूरिन की शक्ल अख्तियार करेगा, ठीक है, उसमें इसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी, यानी कि पोटाशियम को कंजर्व करना स्टार्ट है। जब इनटेक हम कम करेंगे तो ज़ाया होने से हमारे किडनीज उसे बचाएंगे ताकि जिस्म के अंदर पोटाशियम की कमी ना हो, ठीक है। काजिंग द रिडक्शन इन यूरिनरी पोटाशियम सिक्रीशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंट्रोल ऑफ पोटाशियम सिक्रीशन बाय द प्रिंसिपल सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स किस तरह पोटाशियम की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। Potassium secretion by the principal cells of late DCT and cortical collecting tubules। एल्डोस्टेरोन स्टिमुलस फॉर द रिलीज। इसके रिलीज के लिए कौन कौन से स्टिमुलस हैं? डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज प्लाज्मा पोटाशियम। दीज आर द स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, यानी कि जब भी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा या ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है, उस वक्त क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन ज़्यादा मिकदार में सेक्रीट होगा। उसके अलावा जो मेन हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पोटाशियम का, पोटाशियम की रेगुलेशन, ठीक है ना। तो इंक्रीज प्लाज्मा पोटाशियम, जब भी प्लाज्मा के अंदर पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, दैट इज अ पोटेंट स्टिमुलस फॉर द एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। तो एल्डोस्टेरोन जब आएगा वो क्या करेगा, पोटाशियम को यूरिन के अंदर ट्रैश करना स्टार्ट कर देगा, पोटाशियम को यूरिन के अंदर बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, इसकी सिक्रीशन को इंक्रीज करवा देगा। एक्शन ऑन द किडनीज, किडनीज के ऊपर इसका क्या एक्शन है? इंक्रीज द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, इसने क्या करना होता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवा देनी है। इंक्रीज पोटाशियम सिक्रीशन, यानी कि पोटाशियम के यूरिन के अंदर बाहर खारिज करवाना है। और इंक्रीज हाइड्रोजन सिक्रीशन, यानी कि हाइड्रोजन और पोटाशियम को बाहर निकालेगा और सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। Increased potassium concentration stimulates aldosterone secretion by the adrenal cortex। यानी कि जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन है stimulates aldosterone secretion by the adrenal cortex which further stimulates the potassium secretion by stimulating potassium sodium potassium ATPase pump। वो कैसे अब सोडियम यानी कि पोटाशियम की सिक्रीशन को इंक्रीज कर रही है? किस जगह से सिक्रीट होता है? आपको पता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है, ठीक है ना। जब ये सिक्रीट होगा तो ये किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को, ठीक है, देयर बाय इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन फॉर द पोटाशियम। और जो ल्यूमिनल साइड पे मेम्ब्रेन होती है उसको परमिएबल बना देता है, किसके लिए? पोटाशियम के लिए। तो पोटाशियम ल्यूमिनल साइड से किस साइड पे, यानी कि ल्यूमिनल मेम्ब्रेन से इनटू द ल्यूमिन जाना स्टार्ट हो जाते हैं। जब इनटू द ल्यूमिन जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसकी एक्सक्रीशन भी बढ़ जाएगी। रेगुलेशन ऑफ पोटाशियम एक्सक्रीशन, पोटाशियम इंक्रीज पोटाशियम इनटेक, जब पोटाशियम की इनटेक इंक्रीज करेंगे प्लाज्मा पोटाशियम विल इंक्रीज, जब उसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ेगा। दैट विल स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से क्या रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। एल्डोस्टेरोन की जब प्लाज्मा के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, देन इट विल काज कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स
to increase plasma secretion. Cortical collecting duct can ये कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करेगा और क्या करेगा, प्लाज्मा पोटाशियम सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। पोटाशियम सिक्रीशन जब इंक्रीज होगी तो पोटाशियम का लेवल जो दोबारा है वो बैक टू द नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पोटाशियम की इनटेक इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से पोटाशियम का लेवल जिस्म के अंदर बढ़ेगा, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जब लेवल बढ़ेगा तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा और वहां से एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरोन ने क्या करवाना है, इसकी सिक्रीशन इंक्रीज करके पोटाशियम के लेवल को दोबारा बैक टू द नॉर्मल लेके आना है। ठीक है, उसके बाद है जी एक्यूट एसिडोसिस डिक्रीजेस पोटाशियम सेक्रीशन। ठीक है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि एसिडोसिस की वजह से क्या होता है, हाइपर कैलीमिया होता है। कैसे होगा, इसने क्या करना है कि डिक्रीज पोटाशियम सिक्रीशन, इसने पोटाशियम की जो सिक्रीशन है यानी कि पोटाशियम जो कि यूरिन के थ्रू जिस्म से बाहर जा रहा है उसको इसने रोकना है। जब उसको रोकेगा तो ऑफ कोर्स ईसीएफ के अंदर, प्लाज्मा के अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ेगा। जब पोटाशियम का लेवल बढ़ेगा तो उसी को हम बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। ठीक है, acute increase in hydrogen ion concentration of the ECF, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है तो उसे हम एसिडोसिस बोलते हैं। ठीक है, रिड्यूसेस पोटाशियम सिक्रीशन वेयर एज डिक्रीजेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसे अल्कलोसिस बोलते हैं। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एसिडोसिस, जब कम होती है उसको अल्कलोसिस बोलते हैं। ठीक है, एसिडोसिस ने क्या करवाना होता है, हाइपरकैलेमिया, और अल्कलोसिस ने क्या करवाना है, हाइपोकैलेमिया। जब अल्कलोसिस होगी इंक्रीज पोटाशियम सिक्रीशन, जब पोटाशियम की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो आपको पता है कि हाइपोकैलेमिया काज करवाएगी। एसिडोसिस की वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पोटाशियम भी बढ़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं तो पोटाशियम भी कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन भी यूरिन के थ्रू बाहर सेक्रीट हो रहे हैं और पोटाशियम भी बाहर सेक्रीट हो रहा है। ठीक है, तो अल्कलोसिस की वजह से हाइपोकैलेमिया और एसिडोसिस की वजह से हाइपरकैलेमिया होगा। The primary mechanism by which increased hydrogen ion concentration inhibits potassium secretion is by reducing the activity of sodium potassium ATPase pump। ये किस मैकेनिज्म के थ्रू पोटाशियम की जो सिक्रीशन है उसको कम करता है? प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच हाइड्रोजन आयन, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो बढ़ी हुई है उसने काम क्या करना है, उसने सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप की जो एक्टिविटी है उसे कम कर देना है। ठीक है, एसिडोसिस क्या काम करवा रही है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट कर रही है, जिसकी वजह से पोटाशियम सेल के अंदर नहीं जाएगा। जब सेल के अंदर नहीं जाएगा तो उससे आगे फिर वो फिल्ट्रेट जो है, जो कि बाद में यूरिन बनेगा, उसमें सेक्रीट नहीं हो सकेगा। दिस इन टर्न डिक्रीज इंट्रासेलुलर पोटाशियम कंसंट्रेशन। ठीक है ना, क्योंकि 3 सोडियम आउट जा रहे होते हैं सोडियम पोटाशियम पंप के थ्रू और 2 पोटाशियम इन आ रहे होते हैं। ठीक है ना, तो जब पोटाशियम अंदर नहीं आएंगे तो क्या होगा, इंट्रासेलुलर पोटाशियम कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी एंड सब्सिक्वेंट पैसिव डिफ्यूजन ऑफ पोटाशियम अक्रॉस द लिमिनल मेम्ब्रेन इनटू द ट्यूब्यूल्स। और उसी वजह से जो पैसिव डिफ्यूजन हो रही होती है पोटाशियम की वो कम हो जाएगी। जब कम होगी तो ऑफ कोर्स उसकी सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। जब सिक्रीशन कम हो जाएगी तो लास्टली वही होगा कि हाइपरकैलेमिया। ठीक है, मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ। ठीक है, मीटिंग एंड करके दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो काइंडली दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि अभी अभी नोटिफिकेशन आ रहा है कि मीटिंग अभी खुद ब खुद एंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं एंड करके दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो काइंडली सारे दोबारा ज्वाइन करें।